नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो उत्तर वैदिक काल था, उसमें जो आर्यों की भौगोलिक स्थिति थी या भौगोलिक विस्तार था, वो हमने कल की क्लास में देखा था। और हमने देखा था कि जो राजा था, उसका राजनीतिक जीवन में राजा की निरंकुशता कैसे उसमें वृद्धि हुई और उसने क्या क्या उपाधियाँ धारण करी थी और उसका क्षेत्र कहाँ तक हो गया था। इसके बाद में हमने शतपथ ब्राह्मण जो सर्वमान्य मत था, जिसमें 12 रत्नीन थे, वो हमने कल देख लिए थे। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो राजा है उसका राज्य का राजनीतिक इकाई में क्या क्या बदलाव हुए, यानी कि जन से कैसे जनपद बना, ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राजनीतिक शासन व्यवस्था में बदलाव। राजनीतिक शासन व्यवस्था में बदलाव देखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन थी। ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन थी। ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी। ऋग्वैदिक काल के छोटे छोटे जन राज्यों का समय समाप्त हो चुका था और अब उनका स्थान किसने ले लिया था? उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े जनपदों ने उसका स्थान ले लिया था। तो उन जनपदों को हम क्या बोलते हैं? उनको राज्य बोलते हैं, या हम जनपद बोलते हैं, राज्य या राष्ट्र उनको बोलते हैं। यानी सबसे बड़ी इकाई जनपद राष्ट्र बन गई थी। जनपद राष्ट्र या राज्य सबसे बड़ी इकाई बन गई थी उत्तर वैदिक काल में। इनमें कुरु, पांचाल, कोसल, कांसी और विदेह बड़े बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे। इन राज्यों का जो राजा अपार शक्ति और साधन से संपन्न था, यानी कि इन राज्यों में जो राजा शासन करता था उसके पास में अपार शक्ति और साधन थे। कुरु और पांचाल को कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति की क्या कहा जाता था? धुरी कहा गया है। जो कुरु और पांचाल राज्य बने उनको आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। यानी कि जैसे जैसे हम वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर जाएंगे तो उसमें जो कुरु और पांचाल थे वो सर्वाधिक विकसित राज्य बन चुके थे। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। कौन से ब्राह्मण में कहा गया है कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि? शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। अब हम ये सारे राज्य देखते हैं। इसमें सबसे पहला राज्य आ जाएगा कुरु। आधुनिक दिल्ली मेरठ के आसपास का कुरु महाजनपद फैला हुआ था। कहाँ पे फैला हुआ था कुरु महाजनपद? जो आधुनिक दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र है, यानी कि जो वर्तमान हरियाणा है और दिल्ली है, उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? कुरु जनपद कहलाता है। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी आसंदीवत थी। कौन सी थी? कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आसंदीवती इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? आसंदीवती। बाद में इंद्रप्रस्थ यानी कि हस्तिनापुर इसकी राजधानी बन गई थी। आरंभ में कुरु की राजधानी कौन सी थी? आसंदीवती थी। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे देखते हैं तो इसकी राजधानी क्या हो गई थी? हस्तिनापुर, जिसको हम इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, वो इसकी राजधानी कुरु राज्य की राजधानी हो गई थी। भरत और पुरु जन के विलय से कुरु बना था। किससे कुरु बना था? भरत और पुरु जन का जो भरत और पुरु जो जन मिले थे उनके विलय से बना था कुरु राज्य। कुरु राज्य किसके विलय से बना था? भरत और पुरु जन के, यानी कि पुरु और भरत के विलय से क्या बन गया था? कुरु राज्य बन गया था। छांदोग्य उपनिषद में कुरु जनपद के बारे में कहा गया है, लिखा है कि यहाँ कभी भी अकाल नहीं पड़ा, न ही यहाँ पर ओले गिरे और न ही टिड्डियों ने यहाँ पर हमला किया। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें कुरु जनपद के बारे में लिखा था कि यहाँ पर ना तो कभी अकाल पड़ा, ना ही यहाँ पर ओले गिरे और ना ही कभी यहाँ पे टिड्डियों ने हमला करा। कि कौन से जनपद के बारे में कहा गया है ऐसा? कुरु जनपद के बारे में। यह महाभारत युद्ध से संबंधित जनपद था। जो कुरु जनपद था वो कौन से युद्ध से संबंधित था? महाभारत में जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित था। महाभारत की तिथि के बारे में भी पार्टीजर महोदय ने कहा है कि पुराणों के अध्ययन के आधार पर कि इसकी जो तिथि बताई है वो 950 बीसी बताई थी। वेटजेल जो कुरु राज्य भारत के राज्यों में प्रथम प्रतिनिधि था, ये वेटजेल ने कहा था कि कुरु राज्य भारत के राज्यों में प्रथम प्रतिनिधि था। किसने कहा था? वेटजेल ने। ये वेटजेल ने कहा था कि कुरु राज्य भारत के राज्यों में प्रथम प्रतिनिधि था।
महाभारत युद्ध से संबंधित जनपद था कुरु। प्रमुख यहाँ के शासक थे बाहलिक, प्रतिपिय और परीक्षित। यानी कि यहाँ के राजा कौन कौन से थे? एक तो बाहलिक था, बाहलिक, प्रतिपिय और एक था परीक्षित। अथर्ववेद में मृत्यु के देवता कहा गया है परीक्षित। यहाँ के प्रमुख राजा हुए जिसमें परीक्षित राजा थे, वो मृत्यु के देवता के रूप में अथर्ववेद में कहा गया है। इनको संगीत का देवता भी कहा गया है। एक अथर्ववेद का एक मंत्र था, उसमें परीक्षित को संगीत का नायक भी कहा गया है। किसको? राजा जो परीक्षित हुए थे उनको संगीत का नायक किसमें कहा गया? अथर्ववेद के एक मंत्र में। और अथर्ववेद में ही इन्हें मृत्यु के देवता के रूप में भी माना गया है राजा परीक्षित को। तो यहाँ का राजा बाहलिक था, परीक्षित और एक था जन्मेजय। एक तीसरे राजा कौन से हुए थे? जन्मेजय। ये अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले थे ये राजा। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था जन्मेजय ने। और एक राजा निचक्षु हुए थे। यानी कि यहाँ के 4 राजा प्रमुख हैं। जो कुरु राज्य था वहाँ के प्रमुख राजा में बाहलिक हुए, दूसरे राजा परीक्षित हुए, तीसरे जन्मेजय और चौथे राजा थे निचक्षु। तो निचक्षु के समय हस्तिनापुर में बाढ़ आई थी। जो निचक्षु थे उनके समय में हस्तिनापुर में बाढ़ आई थी। अंतिम शासक थे निचक्षु कुरु राज्य के। जो पुराण है उसकी एक घटना है, उसमें कहा गया कि गंगा नदी में बाढ़ आने से हस्तिनापुर नगर उजड़ गया था। यानी कि हस्तिनापुर यमुना नदी पर स्थित था, तो गंगा नदी में बाढ़ आई तो जो हस्तिनापुर था वो नगर क्या हो गया था? उजड़ गया था। तब निचक्षु ने अपना क्या करा था? केंद्र वत्स शासकों की जो राजधानी कौशाम्बी थी वहां पे स्थापित कर लिया था। तो निचक्षु के समय हस्तिनापुर में बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद कौशाम्बी को अपनी नई राजधानी बनाया था। तो ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है ये इस घटना का वर्णन कि गंगा नदी में बाढ़ आने से हस्तिनापुर नगर उजड़ गया। तब निचक्षु ने अपना केंद्र वत्स शासकों की जो राजधानी कौशाम्बी थी वहां पे स्थापित कर लिया था। सॉरी। प्रमुख शासक के कौन कौन से हो गए थे? अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ के कुरु राज्य के प्रमुख शासक थे बाहलिक, परीक्षित, जन्मेजय और निचक्षु। तो जो परीक्षित थे वो अथर्ववेद में मृत्यु के देवता कहलाए। और अथर्ववेद की एक क्या था? एक मंत्र था, उसमें परीक्षित को संगीत का नायक भी कहा गया। और जन्मेजय अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले थे, यानी कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया जन्मेजय ने। और निचक्षु के समय हस्तिनापुर में बाढ़ आई और उन्होंने अपनी राजधानी कौशाम्बी स्थापित करी। तो ये कुरु राज्य के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं पांचाल राज्य। ये उत्तर वैदिक काल के राज्य थे। इनमें दूसरा आ जाएगा पांचाल। बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, जो कि यूपी का क्षेत्र था, फर्रुखाबाद, इन क्षेत्रों में पांचाल का विस्तार था। कौन कौन से क्षेत्रों में विस्तार था पांचाल का? यूपी का फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली में। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। पहले पांचाल क्या था? एक कबीला था, लेकिन धीरे धीरे क्या बन गया था? वो एक प्रदेश हो गया था। तुवर्स और क्रीवी मिलकर पांचाल कहलाए। तुवर्स और क्रीवी मिलकर क्या कहलाए? पांचाल। लेकिन कुछ विद्वान 5 जनों का एक समूह मानते हैं, जिसमें केसी, त्रजन्य, क्रीवी, तुवर्स और सोमक, ये 5 जन मिलकर पांचाल बनाते हैं। तो कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं। यहाँ के प्रमुख शासक या मुख्य शासक पांचाल नरेश प्रवाहन जावाली थे। यहाँ के प्रमुख शासक कौन थे पांचाल के? प्रवाहन जाबाली यहाँ के प्रमुख शासक थे। जो प्रवाहन जाबाली थे वो उद्दालक आरुण्य ब्राह्मण, जो उद्दालक आरुण्य थे ने शिक्षा प्राप्त की थी प्रवाहन जाबाली से। यानी कि यहाँ के प्रमुख शासक कौन थे? प्रवाहन जाबाली थे। और जो प्रवाहन जाबाली शासक थे उनसे शिक्षा प्राप्त किसने करी? एक ब्राह्मण ने शिक्षा प्राप्त करी थी और उनका नाम था उद्दालक आरुण्य। यानी कि एक ब्राह्मण थे उद्दालक आरुण्य, उन्होंने यहाँ के शासक प्रवाहन जाबाली से शिक्षा प्राप्त करी। तो प्रवाहन जाबाली क्या हो गए थे? एक विद्वान शासक थे। पांचाल जनपद से उद्दालक आरुणी श्वेत केतु संवाद संबंधित है। जो पांचाल जनपद है वहाँ उससे उद्दालक आरुणी श्वेत केतु संवाद भी संबंधित है। तो इसमें जो उद्दालक आरुणी हैं और श्वेत केतु हैं उनका क्या संबंध था? देखो, उद्दालक थे ऋषि। जो ये उद्दालक थे ये कौन थे? उद्दालक ऋषि थे। और आरुणी इनके शिष्य थे। आरुणी कौन थे? मैं वापस लिखती हूँ इसको। उद्दालक तो थे इनके, कौन थे? ऋषि। उद्दालक यहाँ के ऋषि थे, ऋषि थे उद्दालक। ये आरुणी उद्दालक के शिष्य थे। उद्दालक के शिष्य कौन आ गए? आरुणी। और जो श्वेत केतु हैं ये कौन थे? ये उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। श्वेत केतु कौन थे? उद्दालक ऋषि के पुत्र। तो ये पिता पुत्र हो गए, उद्दालक पिता और श्वेत केतु पुत्र हो गया, और उद्दालक के शिष्य हो गए आरुणी।
इस तरह इनका संबंध था। तो उद्दालक आरुणि उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय पर था। जो उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के मध्य जो संवाद हुआ था वो ब्रह्म की और आत्मा की जो अभिन्नता है उस पर था। छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है। इसमें श्वेत केतु की अज्ञान से आत्मज्ञान तक की यात्रा दी गई है। इसमें जो श्वेत केतु हैं, जो कौन थे, ऋषि के पुत्र थे, जो उद्दालक ऋषि थे उनके पुत्र थे श्वेत केतु। तो उनकी अज्ञान से आत्मज्ञान तक की यात्रा दी गई है। इसमें तत्व त्वम असि यानी कि तुम हो जो तुम खोज रहे हो, तुम वो हो जो तुम खोज रहे हो, इसका अर्थ है तत् त्वम असि का क्या अर्थ है, तुम वो हो जो तुम खोज रहे हो, भी छांदोग्य उपनिषद में निष्कर्ष रूप में श्वेत केतु कहता है। यानी कि तत् त्वम असि में छांदोग्य उपनिषद में निष्कर्ष रूप में श्वेत केतु कहता है। यानी कि आपको बस ये याद रखना है कि जो तत्वमसि महाकाव्य है वो किससे संबंधित है। तो जो तत्व ये जो तत्व ये जो तत्वमसि जो महाकाव्य है, ये तत्वमसि महाकाव्य ये किससे संबंधित है। तो ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। ये आ सकता है क्वेश्चन कि जो तत्वमसि महाकाव्य वो किससे संबंधित है, तो वो छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। आपको ये याद रखना है। इसमें तत्वमसि ज्ञान का उद्दालक द्वारा अपने पुत्र श्वेत केतु को छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। जो तत्वमसि का ज्ञान था वो किसके द्वारा दिया गया है, उद्दालक जो ऋषि थे उनके द्वारा अपने पुत्र श्वेत केतु को इसका ज्ञान दिया गया है। और ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। अद्वैतवाद यानी दो तत्वों की प्रधानता होती है। अद्वैतवाद में किसकी प्रधानता होती है, दो तत्वों की, जिसमें ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता का ज्ञान होता है। अब तीसरा आ जाएगा काशी जनपद आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल में काशी एक प्रमुख जनपद था। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें काशी क्या था, एक प्रमुख जनपद था। अथर्ववेद में उल्लेख है कि इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी। यह गंगा नदी की धारा वर्णवती नदी के तट पर स्थित थी। जो वाराणसी कहाँ पे स्थित थी, गंगा नदी की धारा वर्णवती जो नदी है उसके तट पर स्थित थी। बाद में वरुणा और अस्सी नदियों के संगम के कारण वाराणसी नाम दिया गया। बाद में क्या हुआ, वरुणा और अस्सी नदियों के संगम के कारण इसका नाम वाराणसी दिया गया था। यानी कि अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि इसकी राजधानी वाराणसी थी। और अथर्ववेद के अनुसार वाराणसी नामक वर्णवती नदी के कारण हुआ। अथर्ववेद के जो अनुसार है वो वाराणसी नाम किसके, वर्णवती नदी के कारण हुआ था। जो वाराणसी नाम किसके कारण हुआ था, वर्णवती नदी के कारण। इसका उल्लेख किसमें है, अथर्ववेद में है। मगर बाद के जो स्रोत थे उसमें वरुण और अस्सी नदियों के संगम के कारण वाराणसी नाम दिया गया। इस जनपद के प्रमुख शासकों में दार्शनिक राजा अजातशत्रु शामिल थे। अजातशत्रु ने ऋषि वाहलिक गार्ग्य को ज्ञान दिया था। यानी कि जो दार्शनिक राजा अजातशत्रु थे, बहुत विद्वान थे अजातशत्रु। इन्होंने किसको ज्ञान दिया था, ऋषि वाहलिक गार्ग्य को ज्ञान दिया था। ह्वेनसांग ने भी काशी की जब यात्रा करी थी, ह्वेनसांग ने तो काशी को ज्ञान का केंद्र बताया था। और काशी का नाम क्या दिया था, पोलिनिस्से नाम दिया था। काशी को क्या बोला था इन्होंने, पोलिनिस्से। काशी को क्या बोला था, पोलिनिस्से नाम दिया था काशी का। किसने, ह्वेनसांग ने पोलिनिस्से नाम दिया था। तो ह्वेनसांग ने काशी की यात्रा की और ज्ञान का केंद्र बताया और काशी को पोलिनिस्से नाम दिया। और जो रामकथा है उसका संबंध भी काशी से ही है, रामकथा का संबंध भी। अब हम देखते हैं विदेह जो पूर्वी बिहार और मिथिलांचल है उसको विदेह कहा जाता है। ये आगे चलकर वज्जी महाजनपद का हिस्सा बन गया था। किसका हिस्सा बन गया था, ये विदेह वज्जी महाजनपद का हिस्सा बन गया था। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी मिथिला है। इसकी राजधानी क्या है, मिथिला। यहाँ के राजा क्या कौन हुए थे, जनक हुए थे। यहाँ के प्रमुख शासक कौन थे, जनक, जो बहुत विद्वान थे। और इन्होंने कई ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित भी किया था। इन्होंने, राजा जनक ने कई ब्राह्मणों को क्या करा था, शास्त्रार्थ में पराजित भी किया था। जब ये ब्राह्मण पराजित हो गए थे तो इन्होंने राजा ने बंधु की उपाधि राजा जनक को दी थी। राजा ने बंधु की उपाधि किसने दी थी, राजा जनक को। ये पराजित जो ब्राह्मण थे इन्होंने राजा ने बंधु की उपाधि राजा जनक को दी थी। जनक के शिष्य याज्ञवल्क्य थे। यानी कि जो जनक के शिष्य थे वो कौन थे, याज्ञवल्क्य इनके शिष्य थे। जनक ने एक समूह यज्ञ करवाया था जिसमें शास्त्रार्थ द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण घोषित करने का भी आयोजन करा था इसने।
जो राजा जनक थे, इन्होंने एक समूह यज्ञ करवाया था जिसमें शास्त्र द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण घोषित करने का आयोजन करा, जिसमें 1000 गायें और स्वर्ण मुद्राएं जीतने वाले को देने का था। इसमें याज्ञवल्क्य ने कई ब्राह्मणों को तो पराजित कर दिया था, मगर उसी टाइम जो गार्गी संवाद हुआ था, उसमें गार्गी ने याज्ञवल्क्य को क्या दे दी थी, चुनौती दे दी थी। तो याज्ञवल्क्य हार गए थे इसमें। और ये सब ये इसमें वर्णन है विधेय में। इसके बाद में हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिककुद नामक एक पर्वत श्रृंखला का भी उल्लेख मिलता है। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें त्रिकुद नामक एक जो पर्वत श्रृंखला है उसका भी उल्लेख दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों में भी आरण्यक उपनिषदों की रचना की गई है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना तो पहले हो गई थी ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद में जो अपने ये बच गए थे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और जो ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक के उपनिषद बचे थे उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इनका हम अच्छे से बाद में इनकी डिटेल देखेंगे। जो उपनिषद काल है उसमें दार्शनिक राजा भी हुए हैं। वो कौन कौन से थे? तो जो उपनिषद काल में दार्शनिक राजा थे उनमें विदेह के जनक थे, कैकई के अश्वपति थे, काशी के अजातशत्रु थे और पांचाल के प्रवाहन जाबाली थी। हमने देख लिया है विदेह के राजा जनक हुए, कैकई के राजा अश्वपति हुए, काशी के राजा अजातशत्रु हुए और पांचाल के प्रवाहन जाबाली हुए। तो इस तरह हमारी ये क्लास आज पूरी होती है और हमने देख लिया ये इनके जो जितने भी जनपद थे और वो देख लिए हैं। अब उत्तर वैदिक कालीन आगे की क्लास में हम देखेंगे, क्या तो धार्मिक जीवन देखेंगे, नहीं तो इसका जो सामाजिक जीवन है वो देख लेंगे। फिर ऐसे करके हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बच रहा है अभी, तो इसमें सामाजिक स्थिति आएगी, इसमें स्त्रियों की दशा क्या है वो देखेंगे, आर्थिक जीवन देखेंगे, फिर हम इसके जो सारे जो शब्दावली है या फिर इसके इन्होंने कौन कौन सी यज्ञ करे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, आश्रमों की व्यवस्था है, बहुत कुछ देखना बाकी है अभी इसमें उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में। और फिर हम इसके देखेंगे क्या वैदिक स्रोत देखेंगे। बहुत बच रहा है अभी, 5-7 क्लासेज बच रही हैं करीबन। वैदिक साहित्य ये सब हम देखेंगे अगली क्लास में। देखो दोस्तों, आप फर्स्ट पेपर के साथ में जो अपना इतिहास है इसके साथ साथ आप सेकंड जो अपना फर्स्ट पेपर है उसको भी पढ़ना है। सेकंड पेपर के साथ साथ में अपना फर्स्ट पेपर है उसको भी साथ साथ में लगातार पढ़ते रहना। आप सफल ज़रूर हो जाओगे। आप नियमित रोज़ यानी कि रेगुलर आपको पढ़ना है, आप बीच में ब्रेक मत लेना बिल्कुल भी, आप पढ़ते रहना। और पढ़ने से लगातार पढ़ने से ही सफलता मिलती है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो इनको प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक करते रहना। धन्यवाद दोस्तों।